Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक्स बच्चों इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों इसका जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का मैंने आपको वहां पे बताया था कि इस चैप्टर के हमारे दो अहम पिलर्स हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों एक अहम पिलर को जो है वो हम मुकम्मल तौर पर स्टडी कर चुके हैं। पहले हमने फोटोसिंथेसिस देखी, फिर उसकी इक्वेशन देखी, फिर उसके मैकेनिज्म देखे। हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दो फेजेस के अंदर होती है, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। हमने दोनों को स्टडी किया। फिर हमने बच्चों फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल के रोल को स्टडी किया। फिर हमने मेन पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स के हवाले से चंद बातें जो है वो डिस्कस की थी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम अब चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या, आए सबसे पहले इसे बुक से देखते हैं। बच्चों आपकी बुक के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है। वो कहता है ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड। अब बच्चों फूड जो है वो आमतौर पे हम ग्लूकोज की शक्ल में लेते हैं, तो C6H12O6। अब बच्चों ग्लूकोज का मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी सिखाया था। तो बच्चों आपको पता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब बच्चों इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर जानदार जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं। फॉर दिस पर्पसेस, पर मकसद के लिए दे कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड सेल। अब बच्चों ये देखेंगे फूड है। अब बच्चों इस फूड में जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना है इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन है उन सबको बाहर निकाल देना है और ये बच्चों इसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये इक्वेशन इस तरह से होती है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ बच्चों यहाँ पे निकलती है एनर्जी। अगर बच्चों आप यहाँ पे गौर करें ना, ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें ग्लूकोज है और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। बच्चों इसके अंदर 12 हाइड्रोजन थे, 12 के 12 हाइड्रोजन निकल गए। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बच्चों? लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। तो बच्चों यहाँ पे इस मकसद के लिए जानदार क्या करते हैं, जो फूड है ना बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर। अब जब यहाँ पे सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी बच्चों तो फिर क्या होगा, इससे जो एनर्जी मिलेगी हमें, तो उस एनर्जी को हम क्या करेंगे बच्चों, यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है ना बच्चों इसको हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। बच्चों आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं आपकी बुक के अंदर जो लिखी हुई है, लेकिन बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी और बेहतर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें सेल्स ब्रेक डाउन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड। जो खुराक के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं सेल्स उनको तोड़ते हैं। अब खुराक आमतौर पे हमारी क्या होती है? ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज के अंदर मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के जरिए टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। बहुत आसान है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल्स जो हैं वो खुराक जो कि आमतौर पर ग्लूकोज होती है इसके अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन के जरिए तोड़ते हैं। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे जब वो ग्लूकोज टूटेगी तो उसके अंदर से सारे हाइड्रोजन जो है बच्चों लॉस हो जाएगा उनका, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर भी बताई थी। बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे बच्चों रिलीज ऑफ एनर्जी होगा और वो जो एनर्जी रिलीज होगी बच्चों फिर वो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होगी। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। तो बच्चे अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग चाहे तो ये डेफिनेशन कर लें, चाहे तो आप ये डेफिनेशन कर लें। बहरहाल ये डेफिनेशन जो है ज्यादा बेहतर, ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा प्रिसाइज है। आप लोग, मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग जो है उस डेफिनेशन को याद करें। बच्चों इसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यू आता है, द मोस्ट कॉमन फूड यूज्ड बाय सेल्स टू गेट एनर्जी इज ग्लूकोज। बच्चों हमारे जो सेल्स हैं वो सबसे कॉमन फूड जिसको एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों वो क्या है? दिस इज द ग्लूकोज। ये आप लोगों से पेपर में एमसीक्यू आता होता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों ग्लूकोज ही क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करना सेल के लिए बहुत आसान है बनिस्बत बाकी कंपोनेंट से एनर्जी हासिल करने के, ठीक है। आमतौर पर बच्चों हमारी खुराक के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज भी होता है, लिपिड्स भी होती हैं। बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो सेल की सबसे बड़ी प्रेफरेंस होती है ना वो ग्लूकोज होती है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। इसके बाद बच्चों बॉडी जो है वो प्रोटीन्स की तरफ जाती है। प्रोटीन्स के बाद बच्चों बॉडी जो है जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता फिर बॉडी बच्चों लिपिड्स की तरफ जाती है, फैट्स की तरफ जाती है, फिर वहां उनको तोड़ के बॉडी जो है वो एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा जो हेल्दी लोग होते हैं, जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं, वो जब डाइटिंग करते हैं
तो डाइटिंग करने के लिए ठीक है, जब अगर उन्होंने स्लिम एंड स्मार्ट होना है तो बच्चों उन्हें ठीक है आप ये समझें कि तवील अरसे तक जो है भूखा रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी बॉडी के अंदर जो फैट है ना, उसको बॉडी जो है वो सबसे लास्ट पे इस्तेमाल करेगी एनर्जी हासिल करने के लिए। ठीक है अब बच्चों आए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन को। सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों दो तरह से होती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों होती क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये देखें, ये ग्लूकोज मैंने आपके लिए ड्रॉ की हुई है। ग्लूकोज के अंदर देखें कितने सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, अब जो ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो मौजूद है ना, इन बॉन्ड्स को तोड़कर ठीक है एनर्जी हासिल करता है सेल। अगर बच्चों ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर एनर्जी हासिल करने का जो अमल है, अगर बच्चों ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, किसकी मौजूदगी में होगा? ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, तो बच्चों इसे हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। और बच्चों मैं आपको अभी तक इससे पिछले चैप्टर्स के अंदर जो मैंने इक्वेशन लिखवाई थी वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही की थी। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ बच्चों एटीपी या फिर आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखें, जब ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा तो बच्चों ये मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने से मुराद ये है कि इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सारे के सारे लॉस हो जाएंगे। ठीक है, और ये मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बच्चों ये मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी हासिल होगी। जबकि बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ा जाता है। बच्चों इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा तो ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, बल्कि कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और कुछ बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे। तो बच्चों हम फिर कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसके अंदर से सारे हाइड्रोजन एटम्स जो है वो लॉस नहीं होते, बल्कि कुछ हाइड्रोजन एटम्स का लॉस होता है और कुछ हाइड्रोजन एटम्स इसके पास मौजूद रहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो क्या होता है? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। क्लियर? तो आप लोगों ने इन दो पॉइंट्स को जहन में रखना है। बच्चों आए हम इनके डिटेल देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हमारी बुक के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का जिक्र है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? बच्चों देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। बच्चों मैं अभी आपको बता के आया हूं। बच्चों आप यहाँ पे चाहे इक्वेशन भी लिख सकते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज जो है जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ बच्चों क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। तो आप लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करना भी बहुत आसान है। ठीक है, ये इस बैलेंस हो जाएगा। बस आप लोगों ने 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो ग्लूकोज है ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अब देखें जो ग्लूकोज है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हुई तो इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है वो सारे के सारे लॉस हो गए ना। जब सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स निकल गए तो बच्चे ऑक्सीडेशन है, और सारे ही निकल गए तो हम इसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज की। ठीक है, और जब सारे हाइड्रोजन एटम्स निकल गए इसका मतलब है कि सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए हैं। जब सारे के सारे टूट गए बच्चों तो एनर्जी भी मैक्सिमम रिलीज होगी। तो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। जबकि बच्चों मैंने आपको जैसे बताया ना, एनारोबिक प्रोसेस में मेनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड आर लेफ्ट अनब्रोकन। बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बच्चों ऐसे होते हैं जो कि अनब्रोकन रहते हैं। अनब्रोकन का मतलब है जो कि टूटते नहीं है, जिनसे एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो आप लोगों ने इस चीज को भी ध्यान में रखना है बच्चों। आप लोगों ने इसी तरह से हेडिंग्स बना के लिखना है जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। अब बच्चों जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटने का जो अमल है ना बच्चों, ये डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, हम इसके मैकेनिज्म को भी पढ़ेंगे, लेकिन बुक में लिखा हुआ है, हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। अब बच्चों जो ग्लूकोज है ना C6H12O6, अब बच्चों ये जो है ये डायरेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि बच्चों पहले ये जो ग्लूकोज है ना ये कन्वर्ट होता है बच्चों पायरोविक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है? पायरोविक एसिड। अब बच्चों ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, पायरोविक एसिड के अंदर जो है वो 3 कार्बन होते हैं। तो होता यह है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बच्चों 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है। कितने पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है बच्चों? 2 पायरोविक एसिड के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है। फिर ये जो पायरोविक एसिड है ना बच्चों, ठीक है, फिर ये आगे कन्वर्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और साथ बच्चों एटीपी के अंदर। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है। ठीक है, तो जो रिएक्शन है बच्चों ये 2 फेजेस के अंदर होता है। फर्स्ट फेज ये है जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरोविक एसिड में टूटता है, और जो सेकंड फेज है बच्चों उसमें जो पायरोविक एसिड है आगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के अंदर टूटता है। ठीक है बच्चों, पायरोविक एसिड का फार्मूला क्या होता है आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। पायरोविक एसिड जो है ये आपको 12 मरतबा आगे भी काम आएगा। बच्चों आपने देखना है कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में आपने कार्बन ऑक्सीजन का हाफ कर देना है, C3O3 हाफ हो गया। अब बच्चों H का हाफ करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन उससे आपने 2 कम कर देने हैं, तो C3H4O3 क्या है बच्चों? C3H4O3 बच्चों, दिस इज द फार्मूला ऑफ पायरोविक एसिड।
बच्चों जब हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे ना, ठीक है, इससे जो हमारा अगला टॉपिक होगा, तो बच्चों वहां पे हम लैक्टिक एसिड पढ़ेंगे, तो वहां पे आपने इसका ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का जो एग्जैक्ट हाफ होगा ना, एग्जैक्ट हाफ क्या होता है, C3H6O3। बच्चों ग्लूकोज का एग्जैक्ट हाफ जो है इसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड में या फिर ग्लूकोज के एग्जैक्ट हाफ में से अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स को कम करते हैं तो बच्चों इसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं। बच्चों आए अब हम इसको रेट करते हैं। बच्चों वो कहते हैं फर्स्ट फेज में क्या होते हैं, इन इट्स फर्स्ट फेज, पहले मरहले में मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन जो है वो ब्रोकन डाउन, वो टूट जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड 3 कार्बन। अब बच्चों एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर टूट जाता है 3 कार्बन वाले। अब जाहिर सी बात है पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। मैंने आपको इसका फार्मूला भी बता दिया, आप लोग बुक के ऊपर फार्मूला भी लिख लें, C3H4O3। इसके बाद बच्चों दूसरे मरहले में क्या होते हैं, द सेकंड फेज, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। बच्चों कंप्लीटली ऑक्सीडाइज से क्या मतलब है कि तमाम हाइड्रोजन एटम्स निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें C3H4O3 बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब बच्चों यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो जितनी भी इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी होगी बच्चों, वो सारी की सारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं। सेकंड फेज दूसरे मरहले में क्या होता है बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसके अंदर मौजूद थे वो सारे के सारे टूट जाते हैं एंड ऑल एनर्जीज रिलीज। तो जितनी भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है बच्चों वो सारी की सारी रिलीज हो जाती है। तो बच्चों आप लोगों ने इसी तरह से हेडिंग्स बना के इनको अच्छी तरह से लिखना है। होपफुली आप लोगों को ये स्टेप्स जो है समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आए हम मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन को देखते हैं। बच्चों वैसे तो हमारा जो इससे अगला टॉपिक है वो फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन बच्चों हम चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ें और हम मैकेनिज्म को ना पढ़ें बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। मैकेनिज्म जो है बच्चों हम एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ पढ़ेंगे, हालांकि हमारा ठीक है एनारोबिक रेस्पिरेशन से अगला टॉपिक है, लेकिन हम इसको पहले कवर कर रहे हैं क्योंकि ये जो मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों ये टॉपिक है ना, इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। वो सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों हम चूंकि दोनों टॉपिक्स को रिलेट कर रहे हैं, इसी वजह से हम दोनों को इकट्ठा जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसका एक पोर्शन जो है वो अपने आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और बाकी पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो बच्चों आए हम मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं बल्कि हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अगर हम कहें कि मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन तो ज्यादा बेहतर टर्म होगी इस्तेमाल करने के लिए। अब बच्चों जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, जिस तरह हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 फेजेस के अंदर होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। बच्चों इसी तरह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं बच्चों, 3 मेन स्टेप्स होते हैं। तो आप लोगों ने इनको ज़हन में रखना है बच्चों। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। सेकंड स्टेप है बच्चों क्रेब्स साइकिल। क्या है बच्चों, क्रेब्स साइकिल। और जो थर्ड स्टेप है बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत आसान है, मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वेरी इजी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बच्चों आए हम इनको एक एक करके जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। अब बच्चों जब ग्लाइकोलाइसिस को हम देखते हैं ना, तो ग्लाइकोज जो लफ्ज है ना, ठीक है, ये निकलता है ग्लूकोज से। किससे निकला है बच्चों, ग्लूकोज से। और लाइसिस का मतलब बच्चों होता है ब्रेक डाउन। हमने लाइसोसोम्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था ऐसे कि। तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का लफ्जी मतलब है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को तोड़ना। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का बच्चों लफ्जी मतलब क्या है, ग्लूकोज को तोड़ना, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये जो ग्लूकोज है ना, C6H12O6, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बच्चों, ये टूटता है बच्चों, किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में टूटता है, C3H4O3 के अंदर टूटता है बच्चों। और एक पायरुविक एसिड नहीं बच्चों, बल्कि इससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। ठीक है, कितने पायरुविक एसिड बनते हैं बच्चों, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। क्लियर, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बच्चों जब 2 पायरुविक एसिड में टूटेगा बच्चों, तो इस अमल को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब बच्चों ऐसे पॉसिबल नहीं है कि ग्लूकोज जो है वो फौरन से इस तरह से टूट गया, 2 पायरुविक एसिड बना दी बच्चों, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, एक सीरीज होती है इसमें। ठीक है, काफी सारे स्टेप्स होते हैं ग्लूकोज को पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। आपकी बुक के अंदर सिंप्लिसिटी के हवाले से ठीक है बहुत ज्यादा गौर किया गया और आपकी बुक के अंदर ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं बताया गया, लेकिन आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ग्लूकोज को तैयार करना पड़ता है। ग्लूकोज को बच्चों एनर्जी देनी पड़ती है हमें। ठीक है, एनर्जी किस शक्ल में देंगे, एटीपी की शक्ल में एनर्जी देंगे। तो बच्चों शुरू में हम ग्लूकोज को 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स देते हैं। और बच्चों जो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स है ना, वो 2 एडीपी के मॉलिक्यूल्स और 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऐसे ही है ना, हमने पढ़ा था ना कि एटीपी का मॉलिक्यूल जो है जब बच्चों वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की मौजूदगी में बच्चों एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है।
और दो फास्फेट ग्रुप के दरमियान जो हाई एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जब वो टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चों वो जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को ग्लूकोज इस्तेमाल करता है अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को तोड़ने के लिए, तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब बच्चों शुरू शुरू में तो क्या होता है, हमें 2 एटीपी देने पड़ते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। देखिए ना कितना अजीब है, ग्लूकोज को तोड़कर तो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन ऐसे एनर्जी नहीं मिल जाती, हमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें पहले ग्लूकोज को एटीपी देनी पड़ती है, फिर बदले में हमें ज्यादा इस एटीपी मिलती है उससे। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि ग्लूकोज को पहले मरहले में ग्लूकोज को हमें 2 एटीपी देंगे, जब 2 एटीपी देंगे तो ग्लूकोज जो है वो अब तैयार हो गया है टूटने के लिए, अब इससे काफी सारी एटीपी बनने के लिए तैयार है। तो अब बच्चों ग्लूकोज जो है वो जब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलाइसिस में वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा बच्चों, तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, यहाँ पे 2NAD। बच्चों NAD क्या है, NAD मैंने आपको पहले बताया था, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बच्चों ये हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था लाइट रिएक्शंस के अंदर कि जो NAD है ना बच्चों, ये कोएंजाइम है, इसकी अलग अलग शक्लें हैं। प्लांट्स के अंदर बच्चों ये NADP की शक्ल में पाया जाता है। किस शक्ल में पाया जाता है बच्चों, NADP की शक्ल में। जबकि बच्चों एनिमल्स के अंदर जो है ये NAD की शक्ल में पाया जाता है। अब बच्चों जब ये NAD क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे ये ग्लूकोज टूटेगा बच्चों, इससे हाइड्रोजन निकलेंगे, जब इससे हाइड्रोजन निकलेंगे तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को ये लेके बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, NADH के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है 2NADH, यहाँ पे 2NAD, जब यहाँ से देखें ना, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 2 8 8 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन कहाँ पे गए बच्चों, वो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए NAD के पास। तो बच्चों NAD ने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ से लिया और NADH के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर 4 एटीपी बनते हैं बच्चों। ठीक है, कितने एटीपी बनते हैं बच्चों, यहाँ पे 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 NAD जो है वो 2 NADH के अंदर कन्वर्ट हो गए और 4 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, जब वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलेंगे तो 4 नए एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। आए अब बुक के अंदर जो फिगर बनी हुई है हम उसको देखते हैं और फिर इसको बेहतर तौर पर समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ऐसे ही है। ये आपको जो सर्कल नजर आ रहे हैं एक कार्बन है। अब बच्चों एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है बच्चों, ये 2 पायरुविक एसिड के अंदर टूट रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि 2 पायरुविक एसिड के अंदर बच्चों ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ये टूट रहा है। अब बच्चों टूटने में जो सबसे पहला मरहला है बच्चों, यहाँ पे एटीपी खर्च हो रहे हैं। 2 एटीपी रिएक्शन के दौरान जो है वो 2 एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे हम ग्लूकोज को एनर्जी दे रहे हैं। फिर बच्चों जब ग्लूकोज को एनर्जी देकर ग्लूकोज जो है वो तकसीम के लिए, टूटने के लिए तैयार हो जाता है, फिर बच्चों उससे क्या होता है वहां से एनर्जी निकलती है। बच्चों होता क्या है, एक स्टेप में कि जो NAD है ना, ठीक है, 2 NAD के मॉलिक्यूल्स बच्चों हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और क्या बना देते हैं बच्चों, 2NADH बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, 2NADH बना देते हैं। और बच्चों यहाँ पर 4 एडीपी के मॉलिक्यूल्स है ना जो बच्चों, वो क्या करते हैं यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, जब जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे तो उससे एनर्जी निकलेगी। तो बच्चों वो जो एनर्जी है वो 4 एडीपी के मॉलिक्यूल्स को 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स में बच्चों क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, तब्दील कर देती है। तो बहुत आसान है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर टूटता है तो सबसे पहले हम 2 एटीपी उसको देंगे। जब 2 एटीपी देंगे तो बदले में हमें बच्चों 4 एटीपी मिलेंगे और 2 NADH मिलेंगे। अब बच्चों NADH जो है ना, मैं आपको इसको अगर आसान जुबान में समझाऊं तो बच्चों जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी, अगर आप देखें ना, पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपीज है। अगर आप इसको डॉलर के हवाले से देखें तो बच्चों $1 जो है, अगर आप डॉलर को देखें ना, $1 जो है उसके अंदर तकरीबन तकरीबन जो है एस्टिमेट अगर हम देखें तो 300 रुपीज है। ठीक है, 300 रुपए का $1 है। अब बच्चों डॉलर जो है वो क्या है, एक बिगर करेंसी है। अब डॉलर अगर आप फर्ज करें आपके पास डॉलर्स हैं, अब डॉलर अगर पाकिस्तान में किसी दुकान के पास लेके जाएंगे तो बच्चों आप उसे डॉलर देंगे, क्या आपको वो सामान दे देगा, नहीं देगा। बच्चों आपको अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने मुल्क की करेंसी जो है उसी को यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों आप ये समझें कि जो NADH है ना, एक बड़ी करेंसी है। NADH क्या है बच्चों, एक बड़ी करेंसी है। और एटीपी हमारी बॉडी की, आप ये समझें कि एनर्जी करेंसी है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर चलती है। अब NADH बच्चों एटीपी से भी एक बड़ी करेंसी है, लेकिन हमारी बॉडी को NADH की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को एटीपी चाहिए होती है। तो बच्चों ये जो NADH जो कि यहां पर बना है ना बच्चों, ये थर्ड स्टेप जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं बच्चों, वहां पे जाके ये एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक NADH है ना बच्चों, क्या है, एक NADH बच्चों, इससे 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। कितने निकलते हैं बच्चों, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, एक NADH से कितने एटीपी बनते हैं बच्चों, 3 एटीपी बनते हैं। क्लियर। बच्चों हम आए इसको, हम थ्योरी को रीड कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, इन द फर्स्ट स्टेप, पहले मरहले में द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बच्चे फर्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे पहले मरहले में क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बच्चों वो टूट जाता है। इट रिजल्ट्स इन,
2 molecules of pyruvic acid with 2 ATPs and 2 NADs। तो बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो वो कह रहा है कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 ATP बनते हैं और 2 NADs बनते हैं। जबकि बच्चों अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे तो देखें 4 ATP बन रहे हैं, यहाँ पे देखें 4 ATP बन रहे हैं, 2 NADs बन रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे उसने थ्योरी के अंदर 2 ATP क्यों लिखा हुआ है? बच्चों यहाँ पे बात हो रही है ले दे के, मतलब ग्लूकोज को हमने पहले 2 ATP दिए, बदले में उसने हमें 4 ATP दिए। तो बच्चों हमारा कुल फायदा कितना हुआ? हमने 2 ATP शुरू में दिए, 4 ATP हमें वापस मिल गए, तो हमारा कुल फायदा कितना हुआ बच्चों? हमारा कुल फायदा हुआ 2 ATP का। कितना हुआ बच्चों? 2 ATP का। बच्चों इसी तरह से है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने बिजनेस के अंदर 2 रुपए इन्वेस्ट किए, 4 रुपए बच्चों आपको हासिल हो गए, तो आपका कुल फायदा कितना हुआ? आप क्या करेंगे, कुल जो आपको रकम हासिल हुई उसमें से उस रकम को निकाल देंगे जो आपने इन्वेस्ट की थी, तो आपका कुल फायदा 2 रुपए है। तो बच्चों इसी तरह यहां पर है कि 2 ATP हमने पहले इन्वेस्ट किए, फिर 4 ATP हमें हासिल हुए, तो बच्चों कुल फायदा हमारा कितना है? 2 ATP का कुल फायदा है। ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास ठीक है जो है वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 ATP और 2 NADs बनते हैं। क्लियर? अब बच्चों दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब बच्चों ग्लाइकोलाइसिस जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब बच्चों जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसी वजह से बच्चों ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, जिसको हम पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? जब ग्लूकोज के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटते हैं तो इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ चूंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक ऐसा मरहला है जिसमें ऑक्सीजन जो है बच्चों वो इस्तेमाल नहीं होती, इसी वजह से ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एरोबिक में भी कॉमन, एरोबिक में भी होती है और एनारोबिक में भी होती है। बच्चों नीचे देखें, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। इसके अलावा बच्चों चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब मैंने आपको साइटोप्लाज्म पढ़ाया था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ा था। तो बच्चे यहाँ पे देखें, आपने चीजों को रिलेट कर लेना है ताकि आपको चीजें बेहतर अंदाज में याद रहें कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहां पे होती है बच्चों? साइटोप्लाज्म में होती है। अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। दैट इज वाइट, इस वजह से इट आल्सो अकर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों ये जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस ये कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने ना सिर्फ इसकी थ्योरी को याद रखना है बच्चों, बल्कि इसको भी अच्छी तरह से आप लोगों ने याद रखना है। जो फार्मूलाज पायरुविक एसिड का मैंने आपको फार्मूला बताया बच्चों, ठीक है, इसके अलावा लैक्टिक एसिड का फार्मूला मैंने आपको बताया, तो आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान में रखना है। और एक और चीज मैंने आपको बताया कि एक NADH से 3 ATP बनते हैं, आप बुक पे कहीं लिख लीजिएगा। ये चीजें बच्चों आगे जो है वो हमारे काम आएंगी, हम इनको 12 मरतबा आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको तफसील से स्टडी करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।